हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और फिर से हर दिन की तरह यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका एग्जाम कब है? एग्जाम आपका 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। तो पेपर 1 सबके लिए जरूरी, सबके लिए इंपॉर्टेंट पेपर 1 आपका सब्जेक्ट। पेपर 2 कुछ भी रहे, लेकिन पेपर 1 आपको देना है, जो कि जीएस का पेपर होता है। और जीएस के पेपर में अभी हम लोग यूनिट 5 में है, और यूनिट 5 से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और आपको पता होगा 1017 पदों पर एग्जाम आपका होना है। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है यूपी में। तो जीएस का मॉडल पेपर ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जैसा अभी प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर मिलने वाला है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आते हैं आपके क्लास पे और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप रेडी हैं प्रैक्टिस सेट के लिए? तो प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रेडी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? भारत में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था 1885 से उसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, तब भारतीय राष्ट्रीय कह सकते आंदोलन का एक विधिवत शुरुआत माना जाता है। तो स्टार्टिंग जो 1885 से 1905 का जो सेशन है 20 ईयर का, इसको इतिहासकारों ने एक नाम दिया है ना, इस फेज को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया गया है? उदारवादी चरण, गांधी युग, उग्रवादी, या इसमें से कोई नहीं। तो इस फेज को कहा जाता है साथियों उदारवादी चरण। उदारवादी चरण इसीलिए क्योंकि इसमें जितने भी लीडर्स थे, चाहे दादा भाई नौरोजी हो या फिर आपका वेमेश चंद्र बनर्जी हो, जो भी आरंभिक लीडर थे वो क्या थे, या गोखले जी हो, ये सभी शांत स्वभाव के थे। ये अपने कह सकते हैं प्रेयर पिटिशन पे बिलीव करते थे कि प्रेयर देंगे, प्रार्थना करेंगे, याचना देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। इस प्रकार इनका जो चरित्र था ना वो उदार था, उग्र नहीं थे। तो इसीलिए इसके काल को उदारवादी काल कहा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इसका प्रभाव 20 साल तक रहा था। आरंभिक जो 20 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इन्हीं का दबदबा रहा। बाद में इनके बाद आ गए उग्रवादी, जिसका कि आप 1905 से लेकर 1920 तक देखिएगा उग्रवादी चरण, जिसमें आपके लाल बाल पाल है ना, आपके बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल इसके कह सकते अग्रगामी लीडर थे, जो कि बाद में आपको उग्रवादी चरण आया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरंभ में 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता था? तो उदारवादी चरण कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। 1825 में भारतीय इतिहास में से क्या घटना घटी जो भारतीय इतिहास में काफी प्रसिद्ध है? ये कौन सी घटना घटी थी इस साल में? तो क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। तो जी नहीं, आप समझ गए होंगे, ये सब तो काफी पहले का बात है। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में ही हो गया था, बक्सर का 1764 में हो गया। और कांग्रेस पार्टी का पतन क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का पतन तो अभी कर सकते, मान सकते हैं, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बुरा दौर अगर चल रहा है वो अभी है ना। इससे बुरा दौर कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं देखा था। अभी उसको पतन की अवस्था मान सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पतन हुआ नहीं है। अभी भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी, तो दूसरी जो हमारा राष्ट्रीय पार्टी बड़ी है वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। यानी कांग्रेस का पतन नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आपका स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी घटना घटी थी वही थी कांग्रेस की स्थापना। तीसरा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी कब? 1885 में, 1885 में। तो 1885 किसका कार्यकाल है आप ये देख लीजिए, तो वही उस समय के आपके गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो 1885 में कौन गवर्नर जनरल थे? उसी के काल में आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कर्जन? कौन थे? लॉर्ड
डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, वो कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का, जिसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम। भारतीय सिविल सेवा जो कि पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता है। आज आप क्या कहते हैं भारतीय सिविल सेवा को? आईएएस, है ना। इसी के जगह क्या होता है हमारा अभी? आईएएस, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो अभी आईएएस है, लेकिन पहले उसी को क्या बोलते थे? आईसीएस। पहले उसको क्या बोलते थे? आईसीएस। आई फॉर इंडिया नहीं, इंपेरियल सिविल सर्विसेज। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंपेरियल, आई फॉर इंपेरियल सिविल सर्विसेज। तो इंपेरियल सिविल सर्विसेज में पहले अंग्रेज ही चुने जाते थे, बाद में भारतीयों को भी मौका दिया तो भारतीय भी चुने गए। तो चुने जाने वाला पहले भारतीय, है ना, भारतीय सिविल सेवा यानी इंपेरियल सिविल सर्विसेज आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास। तो आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय था आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। और ये सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? हमारे राष्ट्रगान के रचयिता, हमारे महान विभूति रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, यानी उनके घर में सब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ये बड़ी बात है ना। भारतीय, जब भारत खुद गुलाम था, यहां पर ब्रिटेन का राज था, अंग्रेजों का राज था, और एक ऐसा भारतीय जो ब्रिटेन में जाकर चुनाव लड़ता है और जीत जाता है और वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनता है। जैसे हमारा लोकसभा है ना, वहां पर उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते थे, और जैसे हमारा राज्यसभा है ब्रिटेन में उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जहां पर जनता वोट देती है और जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? पहला कौन था? पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या फिरोज शाह मेहता। तो ये शख्सियत और कोई नहीं, आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे, जिसने कब चुनाव जीता था? इसने 1892 में चुनाव जीता था, हाउस ऑफ कॉमन्स का, और ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, है ना, वहां के एमपी बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? ये एक तरह से लिट्टन का कह सकते जो नीति था ना, जितना भी भारतीयों को वो सेवा से ज्यादा बाहर करना चाहते थे, है ना, भारतीय सेवा में नहीं रहे, इसी का एक प्रयास था जो आपका यहाँ पर था। वैधानिक जनपद सेवा यानी सिविल सेवा, इसको समझिए, सिविल सेवा में मिनिमम एज, है ना, अगर आप बैठना चाहते हैं मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए? जो आपका परीक्षा का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, ये अधिकतम था, सॉरी अधिकतम, मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि 19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा? कौन सा बच्चा है? और भारतीय तो उसमें और ज्यादा पढ़ने में उनकी रुचि नहीं हुआ करती थी, वो जागरूक नहीं होते थे, वो तो लेट से पढ़ते थे। उनका ग्रेजुएशन होते होते वो 23, 24, 25 के आसपास चले जाते, 25 उनका एवरेज रहता था। ठीक है, 20 प्लस तो हो ही जाता था, 20 प्लस हो ही जाता था ग्रेजुएशन होते होते। आज के डेट में भी ग्रेजुएशन होते होते 21, 22 हमारा हो जाता है ना। तो यहां पर बात यह है कि उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय लिट्टन ने क्या किया कि जो आपका मैक्सिमम एज है 21 वर्ष था, 21 साल से ज्यादा के व्यक्ति सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे, आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। अब वो तो कठिन था, अब उसे और घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, ताकि भारतीय इस फॉर्म को भर ही नहीं सके, फॉर्म फिल ही नहीं कर सकेंगे आप। ये इस प्रकार का नियम यहाँ पर कर दिया गया था। तो वो कब किया था? 1875, 1878, 1880 या 1882? तो ये आपका हुआ था 1878 में, 1878 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। जैसे हर एक पार्टी का अपना एक प्रेसिडेंट होता है जो कि वो अपने 3 साल के टेन्योर में चुनते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट जो कि मुस्लिम था, है ना, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे। और वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होता था ना, वो प्रत्येक साल में 1 साल में चुना जाता था। अभी तो 3 साल होता है ना, पहले एवरी ईयर वो चुना जाता था, प्रत्येक साल में चुना जाता था ना, एवरी ईयर चुना जाता था। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष आपका कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, M.A. अंसारी, रफी अहमद किदवी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और बदरुद्दीन तैयब जी ये तीसरे नंबर पर है ना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई 1885 में, तो 1887 में ही ये चेयरमैन बन गए थे। यानी स्टार्टिंग में ही मुसलमानों को मौका दिया गया था, ताकि जो होता है ना कि सेकुलर वाला वो लेके जो चलते थे, ताकि वो सेकुलर वाला विचारधारा को लेकर ज्यादा बढ़ सके। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, अब है कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये भी पूछा जाएगा 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी आपसे पूछा सकता है। तो आपका कहाँ होगा? वो बनारस में हुआ था। तो उस समय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसा वाचा। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन था, प्रत्येक साल उसका अधिवेशन हुआ करता था। तो इसमें आपके अध्यक्ष थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी आपका सही आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? किसने कहा कि लॉर्ड कर्जन जो है ना, लॉर्ड कर्जन जो कि आपका 1905 के आसपास भारत के वायसराय थे, 1905 के आसपास, इसकी तुलना औरंगजेब से किसने की थी? किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक ने। ये आपका गोखले साहब ने कहते, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कर्जन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से की थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट था, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर 1 का। ऐसे ही एवरी इवनिंग आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाती है। आप अपने आप को पढ़ाई में लगा के रखे हुए हैं, लगे रहे दिन भर, बस शाम को एक सेट बना लेना है, मूड फ्रेश कर लेना है, अपनी तैयारी को जज कर लेना है। एवरीडे एग्जाम फाइटर नंबर आपके लिए लेकर आ जाता है प्रैक्टिस सेट। आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, इससे आपको पता चलेगा कैसे सवाल आते हैं और आप 10 में से कितने आप सही कर पाते हैं। इसी के अनुसार आपका जो परसेंटेज बनेगा, आप समझ में आ जाएगा कि हमारी तैयारी अच्छी है या नहीं। आपको प्रयास करना है कि हम 8+ है ना, मैंने 7+ आप 8 के आसपास रखिए। आपके 8 प्रश्न सही होने चाहिए आउट ऑफ 10। तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। मैं बेसिक प्रश्न को ले रहा हूं, है ना, कि ये सारे प्रश्न ऐसे है ना जो सीधे आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रश्न है, ये हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है सब। तो चलिए स्टार्ट आपका क्लास होगी। अब हम लोग एक बहुत ही इंफॉर्मेशन अपडेट आपको देना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहेंगे। वो अपडेट है आपके लिए कि एग्जाम फाइटर 1 का ऐप लॉन्च इसी वीक में आपका हो जाएगा। ये वीक तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक में आपका ऐप लॉन्च हो जाएगा और ऐप के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा इसी एग्जाम का। यूपीएससी असिस्टेंट का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप पूरा 100 जो क्वेश्चंस रहेगा उसको आप एक साथ बना सकेंगे, ठीक है, विद टाइमर लगा रहेगा, आप टाइम के साथ बना सकेंगे। एग्जाम के पहले वो सारा आपको मिल जाएगा, 5 सेक्शंस का प्रश्न इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी आपको उसमें ऐड किया हुआ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एग्जाम के लास्ट टाइम में वो हम उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट वीक से हमारा जो ऐप लॉन्च हो जाएगा। अभी तो आज सैटरडे है, इस वीक में दिन, अब नेक्स्ट वीक में आपका लॉन्च हो जाएगा। तो आप उसके लिए वेट कीजिए। फिलहाल जो प्रैक्टिस सेट है एवरी इवनिंग आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और साथ ही अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप चाहते हैं हायर एजुकेशन में करियर बनाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना, रिसर्च आर्टिकल लिखना, आप अगर थीसिस लिखना, इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप
और टेलीग्राम ग्रुप जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अभी से ही रख लें, ताकि आगे कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन हायर एजुकेशन से जुड़ी आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए क्लासेस में कल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।